असेसिंग ऑफिसर के सामने ले सकते हैं और उस सभी समावेश में ये अधिकार क्षेत्र भी खुला है कि रीजन टू बिलीव नहीं था। इस आधार पर इस आदेश के संदर्भ में हमने याचिका को विड्रॉ कर लिया है। मामले में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को टेक ओवर किया। पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफ़ी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अब इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए, तो इसके लिए वो भाग के कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ने के साथ ही विरोधी एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिली छूट का गलत इस्तेमाल किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार लालू अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के चलते परेशानी में घिरते जा रहे हैं। आरोपों के घेरे में लालू की सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार हैं। राजधानी दिल्ली में इनके द्वारा 1 करोड़ 41 लाख रुपए में खरीदी कई संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मीसा ने मुखौटा कंपनी के सहारे करोड़ों की संपत्ति बना ली। वहीं मीसा भारती को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर लालू यादव पर निशानेबाजी शुरू कर दी है। इस दौरान बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर खूब निशानेबाजी की। लालू प्रसाद की राजनीति लूट की राजनीति बन गई है। ये बहुत ही पीड़ा की बात है। ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। इसमें 7 राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय दल शामिल हुए। इस दौरान आयोग ने ईवीएम के सुरक्षा मानकों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। आयोग ने फिर दावा किया कि ईवीएम पूरी तरह टेम्पर प्रूफ है। इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को 2 दिन बाद गड़बड़ी का आरोप साबित करने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत करीब 16 विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताए जाने के बाद चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई थी। आज कई पार्टियों ने ये जाहिर किया कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। लोकतंत्र में किसी तरह की शंका उसको निर्मूल करना चाहिए। ये कि क्या बड़े स्केल पर जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी या बाकी पार्टियां कह रही क्या मशीनें मैनिपुलेट हो पाती हैं? क्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पार्टियों के नंबर बदल जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 2 पर है तो कहीं 3 पर है तो कहीं 1 पर है, इतने मास स्केल पर अगर आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है तो मुझे डाउट है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़े चुनाव का रिजल्ट इससे पलट जाता है। कि चुनाव आयोग ने इस बात को कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यहाँ तक भी कहा है कि मैन्युफैक्चरर भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ईवीएम पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक के दौरान जहां सभी दलों के नेता मौजूद रहे, वहीं एलजेपी नेता संजय सराफ ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान आप नेता मोबाइल पर गेम खेलते नजर आए। I don't know whether he was playing with game or what he was. वो मोबाइल के साथ खेल रहे थे। He was busy on mobile. यानी आप कहना चाहते हैं कि उतने गंभीर नहीं थे जितने लगातार गंभीर होते, आरोप ही वो गंभीर लगाते हैं। वो पास सर इसके सबूत भी हैं। पास सब फोटोग्राफ्स हैं। All the photographs are with. वहीं चुनाव आयोग की बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आयोग की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनका चुनाव आयोग का चयन मंजूर है। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ये अगर इट्स नॉट पॉसिबल है तो फिर आप करिए मत, हैकेथन का चैलेंज स्वीकार कीजिए। और पॉलिटिकल पार्टीज, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हर पार्टी में सौरभ भारद्वाज जैसे इंजीनियर्स नहीं होंगे तो आईआईटी
IIT, NIT, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बड़े टेक्नोक्रेट्स सबको इनवाइट कीजिए। उनमें से जो आपकी मशीन को हैक करने का चैलेंज देना चाहता है, आप उसको मशीन दीजिए, एक सिस्टम के तहत दीजिए और उसके बाद उसको चैलेंज करने दीजिए। आम आदमी पार्टी के निष्कासित मंत्री कपिल मिश्रा का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। कपिल मिश्रा के अनशन में अब उनकी मां अन्नपूर्णा भी शामिल हो गई हैं। बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और अपने बेटे कपिल को बीजेपी में शामिल करने की इच्छा भी जताई है। वहीं कपिल मिश्रा इस बात को सिरे से खारिज कर चुके हैं। अनशन स्थल पर पहुंचकर अन्नपूर्णा ने केजरीवाल के नाम का खुला खत पढ़ा। भावुक अंदाज में चिट्ठी पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा सिर्फ सत्य का एजेंट है। केजरीवाल को भगवान से डरना चाहिए। मेरा बेटा तुम्हारे से सवाल पूछेगा और तुम सवालों से बचोगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। अरविंद, तुमने कपिल के साथ काम तो किया, पर शायद उसे पहचाना नहीं। वो बहुत जिद्दी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है, वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। आशीर्वाद और स्नेह तुम्हें। अन्नपूर्णा मिश्रा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर बौद्ध गुरुओं, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता बुद्ध के समय से ही शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि आने वाले अगस्त से वाराणसी और कोलंबो के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि शांति से ज्यादा बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग बातचीत में यकीन नहीं करते बल्कि विनाश में विश्वास रखते हैं। And deepen our links of Buddhist heritage. I have the great pleasure to announce that from August this year, Air India will operate direct flights between Colombo and Varanasi. वाईएसआर कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ बीजेपी उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं और बढ़ गईं। कश्मीर में शहीद सेना के अफसर उमर फयाज के कातिलों को पकड़ने की मुहिम तेज हो गई है। सेना ने फयाज की शहादत के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पोस्टर जारी किए हैं। जारी किए गए पोस्टर में एक आतंकी इशफाक अहमद ठाकुर गयास उल इस्लाम का ताल्लुक दक्षिणी कश्मीर के पडरपुरा इलाके के रहने वाला है, जबकि अब्बास अहमद भट्ट नाम का आतंकी मंत्री बाग इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें पकड़वाने में मदद करने वालों को इनाम का भी ऐलान किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि फैयाज को मारने की साजिश में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 10 आतंकी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फयाज की शहादत के बाद शोपियां में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने आज सुबह एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में यह फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में कई गोलियों के निशान भी देखे गए।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे में करीब 39 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। योगी के आदेश के बाद अभय कुमार लखनऊ एडीजी बनाए गए, साथ ही विश्वजीत महापात्रा वाराणसी का एडीजी बनाया गया है। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज फिर मायावती पर जमकर जुबानी हमले किए और कहा कि मायावती ने उनके साथ ही हजारों लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि वो मायावती के और टेपों का खुलासा करेंगे। उसके साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने टेपों से काट छाट कर मायावती के लगाए आरोपों को खारिज कर दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले पार्टी से निष्कासन हुआ और अब पॉक्सो एक्ट मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। दयाशंकर सिंह की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आज सिद्दीकी ने सीओ हजरतगंज के सामने अपना बयान दर्ज कराया। दरअसल दयाशंकर सिंह मामले के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी समर्थक समेत हजरतगंज चौराहे पर दयाशंकर सिंह की नाबालिग बेटी के खिलाफ नारेबाजी की थी। दिखा देगा क्योंकि आपने पूरा कवर किया, मेरे पास पूरी सीडी है। अगर मुझे नारे लगाते हुए दिखा देगा कि मैंने अपशब्द वाले नारे लगाए तो पास्को एक्ट नहीं, मेरे ऊपर 302 का केस भी लगेगा। तो आईपीसी और सीआरपीसी के प्रोविज़न के आधार पर उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी एवं अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई। और जब मैंने जनपद का कार्यभार संभाला तो हमने उस केस को पूरी तरह से पढ़ा। उसमें सीडी की जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा गया है। मेरे द्वारा इस केस के जो आईओ हैं उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जो भी रूल ऑफ लॉ कहता है और सीआरपीसी के हिसाब से आप आईपीसी के हिसाब से आप अपनी विवेचना करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने यहां सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर पर मत्था टेका, साथ ही दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट तक निरीक्षण भी किया। इस दौरान घाटों की साफ सफाई को लेकर रीता बहुगुणा जोशी थोड़ी नाराज दिखाई थी। उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, जिसके बाद अधिकारियों ने मंत्री जी को अर्ध कुंभ से पहले खामियों को दुरुस्त करने की बात कही। काम बहुत हुए हैं जब से प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र बना। आपने देखा होगा कि बहुत एजेंसीज और सभी विभाग लगकर इन घाटों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ी बहुत कमियां हैं और कैसे इसको सुंदर बनाया जा सकता है, साफ सफाई कैसे रखी जा सकती है, नालों को और टैप करके और धोबी घाट को यहाँ से हटाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि जब अर्धकुंभ आ रहा है इलाहाबाद का, प्रयाग का, उसके पूर्व यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। गोरखपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के. अग्रवाल और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नगर निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। जेडीए सभागार में आयोजित की गई 3 मंडलों की बैठक में मंडलायुक्त समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ के महानगर के अचल रोड की बस्ती पन्नागंज में बृहस्पतिवार दोपहर एक डेयरी संचालक की हरकत से बड़ा बवाल होते होते बच गया। डेयरी संचालक ने दिन दहाड़े पशु काटने वाले को बुलाकर अपनी डेयरी में ही अपनी एक कमजोर भैंस कटवा दी। जब लोगों ने डेयरी से खून निकलता देखा तो हंगामा खड़ा हो गया। जिसके बाद भीड़ के साथ मिलकर हिंदूवादी संगठनों ने डेयरी संचालक सहित पशु काटने आए आधा दर्जन लोगों को घेर कर जमकर पूरी तरह से पीट दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराकर डेयरी संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। के पास पन्नागंज मोहल्ले में एक भैंस काटने की सूचना आई कि एक काली बघेल के घर में भैंस काटी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने काली के साथ जो लोग भैंस काट रहे थे उनको मौके से गिरफ्तार किया। 3 तलाक से पीड़ित एक महिला ने बरेली में आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला ने यहां कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने के प्रयास में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, लेकिन समय रहते कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने महिला को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक तलाकशुदा महिला लंबे वक्त से अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे मामले में न्याय नहीं मिला।
जिसके लेकर पीड़िता ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश की। बरेली में एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर अपने पति को तलाक दे दिया। महिला ने निकाह के वक्त मिले हासिल हक के बल पर खुद ही अपने पति को तलाक दिया। कानपुर जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों से की जा रही वसूली को लेकर जिलाधिकारी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और दोषी पाए जाने पर एक चिकित्सक पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। साथ ही चिकित्सकों को वक्त पर अस्पताल आने की हिदायत दी। संभल के असमौली में लूट की कहानी बनाकर एक भाई ने पिता के साथ मिलकर अपनी ही बहन को गोली मार दी। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पीड़िता के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। वो पड़ोस के रहने वाले एक युवक से प्रेम करती है। जब उसके परिजनों को ये बात पता लगी तो वो आग बबूला हो गए। पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और फिर उसके भाई ने उसको गोली मार दी। मैं गांव के लड़के से प्रेम करती हूं और मेरे बाप ने और मेरे भाई ने मुझे गोली मारी है और इसके मेरी मां का भी योगदान रहा है। हालांकि वो सूचना अभी लूट के बारे में दी थी, लेकिन घटना परिवार के लोगों द्वारा अंजाम दिया गया। लड़की सीरियस है, उसका डीडी करा के और मुरादाबाद कर दिया गया। उसका प्राइवेट इलाज कराने की हम लोग व्यवस्था करें। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर वाहन चेकिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल छपरौली जिला बागपत के रहने वाले कांस्टेबल विनोद कुमार और सहारनपुर निवासी कांस्टेबल अरुण कुमार बुलंदशहर कोतवाली देहात की ठंडी प्याऊ पुलिस चौकी पर तैनात थे। रात में दोनों की ड्यूटी थी। लगभग 3 बजे अलीगढ़ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद डाला। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मोबाइल पर आईपीएल मैच से जुड़े ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले हाईटेक गिरोह का 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह जगह बदल कर ऑनलाइन सट्टा कारोबार चलाता था। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने हल्द्वानी रोडवेज डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी और लापरवाही को लेकर यशपाल आर्य ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। साथ ही अधिकारियों को जल्द रवैया सुधारने की नसीहत दी। पहाड़ पर पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार अंतर्राज्यीय सहकारी निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। यह प्रदर्शनी 13 मई से लेकर 19 मई तक चलेगी, जिसके माध्यम से सहकारी संस्थाओं के आपसी सहयोग से रोजगार के साथ पलायन रोकने के लिए 4 धामों को रेल मार्ग से जोड़ने की खबरों के बीच ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के लिए भारी मात्रा में सुरंगें भी बनानी पड़ेंगी, जिससे पहाड़ों में आपदा का भय बढ़ जाएगा।